स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और जैसा कि आप जानते हैं 4 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है, ठीक है। और एक मैं मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं ओनली फॉर केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, उसके मॉडल पेपर के क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए फाइनली मैं मॉडल पेपर का लेकर आ गया हूँ आप लोगों को क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए खंड ख में आप लोगों का केमिस्ट्री आता है, खंड क में फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स का हालांकि करा रखा हूँ मैं, केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री है और इससे कम से कम आपके 15 या 20 मार्क्स आपके पक्का हो जाएंगे। कम से कम अगर कम से कम ना आए तो 10 या 15 मार्क्स तो आना तय है, ये तो बात मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर पहला का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनना तय है। क्या है कि नौसादर को गर्म करने पर यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। ठंडे में दोनों के संयोग से नौसादर बन जाता है। यह अभिक्रिया है उष्मीय वियोजन, विस्थापन कि उष्मीय अपघटन की अपघटन। देखिए प्रश्न को ले समझिए, प्रश्न क्या है। कह रहा है कि नौसादर को अगर गर्म करते हैं तो यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है और ठंडे में ये जो दोनों है संयोग करके नौसादर बन जाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। उष्मीय वियोजन होगा कि आपका विस्थापन होगा कि उष्मीय अपघटन होगा कि अपघटन होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उष्मीय वियोजन होता है। क्या होता है उष्मीय वियोजन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए, कह रहा है H2S विलयन का पीएच मान है। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बता देना चाहिए आपको। H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है 0, 7, 7 से कम कि 7 से अधिक होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों H2S का विलयन जो होता है, विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक एसिड क्या है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है आपका, ठीक है, बताइए। चलिए देखिए एसिटिक जो एसिड है इसमें जो क्रियात्मक समूह क्या है, 4 ऑप्शन दिया, बताइए इन 4 ऑप्शन में से क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बनना आप लोगों के तय, क्योंकि वेरी मोस्ट IMP बहुत बार बन भी चुका है ये प्रश्न, ठीक है। और मॉडल पेपर में भी दिया आप लोगों का। तो एसिटिक जो एसिड है इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो COOH होता है। क्या होता है COOH होता है, ठीक है। इसको जरूर से आप तैयार करके जाइएगा। चलिए ये आपका पहले का ग हो गया, पहले का घ देखते हैं। चलिए ग ही तक था, ठीक है। 3 ही प्रश्न था जो कि 1-1 नंबर के लिए था। अब यहाँ से प्रश्न दूसरा स्टार्ट हो गया जो कि 2-2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए दूसरे का क क्या है प्रश्न, पहले प्रश्न आपको दिख रहा है ना पूरा अच्छे तरीके से। चलिए दूसरे का क देख लेते हैं। क्या है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो सोडियम होता है तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे इसका कि सोडियम जो है वो सामान्य ताप पर भी नमी तथा ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जो सोडियम आपका है वो नॉर्मल तापमान पर भी और नमी तथा ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। किंतु यह जो है केरोसिन के साथ न तो कोई अभिक्रिया करती है और न ही इसमें घुलती है। अतः जो सोडियम होता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि सोडियम में भाई डुबोकर रखेंगे केरोसिन तेल में सोडियम को, तो न तो उसमें घुलेगा ही न तो उसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसलिए उसको डुबोकर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे का ख देखिए, दूसरे का ख क्या है प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए और आपके चयन का क्या आधार है, ये भी आपको बताना है। कि जिस प्रकार मैग्नीशियम की रासायनिक अभिक्रियाशीलता अधिक है उसी प्रकार किसी न किसी 2 तत्वों का नाम लिखना है और आपके चयन का क्या आधार है, आपने किस प्रकार उसको चयन किया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, उसको भी बताना है। तो देखिए आपका कैल्शियम एक बेरियम, कैल्शियम और बेरियम जो है आपका इसकी जो अभिक्रियाशीलता है बिल्कुल मैग्नीशियम जैसी ही है। देखिए क्या किस आधार पे हमने इसको चयन किया है। तो पहला है ये दोनों तत्व मैग्नीशियम समूह के हैं। ये जो दोनों तत्व हैं कैल्शियम और बेरियम, ये दोनों तत्व मैग्नीशियम समूह के हैं और इन दोनों तत्वों में मैग्नीशियम की तरह 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको हमने चयन किया है, ठीक है। तो देखिए ये भी कारण भी हमने आप लोगों को बता दिया, कारण भी पूछा था ना आपको कि आपने चयन का क्या आधार है, किस आधार पे आपने इसको चयन किया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरे का ख भी यहाँ पे क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे का ग देखने वाले हैं, ये 2-2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दूसरे का ग है, देखिए यहाँ पे पूरा दिखा दूँ। हाँ क्या है कि सिल्वर के शोधन में, सिल्वर मतलब चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से
सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, और ये आप लोगों का सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए कॉपर नाइट्रेट और देखिए सिल्वर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यही बोला ना कि सिल्वर के शोधन में जब सिल्वर हम लोग शुद्ध सिल्वर प्राप्त करना होता है तो हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करते हैं। सिल्वर प्राप्त करने के लिए हम कॉपर धातु द्वारा कैसे विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया को बताना था। देखिए हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में रख देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये अभिक्रिया आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे का क जो कि 4-4 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो 2-2 नंबर वाला आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप लोगों को। अब ये तीसरे का जो कि 4-4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। क्या है प्रश्न, पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या जो कि 20 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 29 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं और इनमें से किन दो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, अलग अलग सबको देखेंगे कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, इसके चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 के परमाणु संख्या वाले तत्व क्या है, स्थित है और इनमें से किन तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है वो कैल्शियम के समान है, वो हमको बताना है। तो देखिए हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे कि परमाणु संख्या 12 वाले तत्व का भौतिक एवं रासायनिक जो गुणधर्म है वो एक समान है, क्योंकि कैल्शियम 20 एवं परमाणु संख्या 12 एवं 38 वाले तत्वों के अंतिम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, किंतु अन्य परमाणु संख्याओं को की स्थिति में ऐसा नहीं है। देखिए 12 और 38 वाले तत्वों के अंतिम कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और अन्य परमाणु संख्याओं की स्थिति में ऐसा नहीं है, इसलिए इसके क्या है, समान है। अभी मैं अलग अलग डिफाइन भी करके आपको दिखा रहा हूँ, रुके रहिए। देखिए परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम 20 है तो 20 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,8,8,2। इसी तरह 12 का क्या होगा, 2,8,2 और 19 का क्या होगा, 2,8,8,1। 21 का क्या होगा, 2,8,9,2 और 29 का क्या होगा, 2,8,18,2। तो देखिए इसका भी 2 और इसका भी 2। ठीक है, किसका किसका, 21 का और 29 का, और इधर आपका 12 के भी। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कोश में क्या है, 2 है, वो इसलिए एक समान जैसा है। ठीक है, चलिए अब ख देखने वाले हैं। तीसरे का ख, ये भी 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो क्यों विद्युत का चालन करता है। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि जल में घुलने पर अम्ल जो है वियोचित होकर आयनों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं HCl आपका अम्ल है, पानी में घुलकर आयनों का निर्माण किया। देखिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज और H3O पर प्लस चार्ज। ये आयन विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो ये आयन है वो विद्युत के चालन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ख भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए चौथा में भी आप लोगों का चौथा का क है। चौथा का क क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चौथा का क है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। देखिए CO2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पूछा है। तो देखिए CO2 तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। तो कार्बन के लिए भाई कितने चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, तो कार्बन के लिए 8 चाहिए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 8 होती है। तो 4 इसमें 4 इसमें 8 हो गया। और हालांकि ऑक्सीजन की कितना होता है संयोजकता, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन की भी आप लोगों का बारी को समय इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होनी चाहिए। तो 2, 2, 4 और 4, 4, 8, 2, 2, 4 और 4, 4, 8। तो देखिए कार्बन में भी 8 हो गया और ऑक्सीजन का भी आप लोग बारी को 8, 8 पूर्ण हो गया। तो देखिए कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन का 1 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से हो गया ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, आप इस प्रकार क्लियर कर लीजिए। ये चौथे का क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चौथे का क तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से, इसमें कोई तो डाउट होगा नहीं, पूरा समझा गया आप लोगों को ना। अब हम देखने वाले हैं चौथे का ख। और चौथे का ख का पहला क्या पूछा इसमें कि सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखिए पहली बात तो सोडियम के लिए लिखना है। किसके लिए, सोडियम के लिए, देख पा रहे हैं, एक सोडियम के लिए लिखना है। ठीक है, और दूसरा मैग्नीशियम के लिए भी लिखना है। इसके बाद आप लोगों का
ऑक्सीजन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखना है। तो देखिए सोडियम के लिए क्या है, Na का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगा, 2,8,8, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, तो 2,8,1 होगा। तो देखिए बारीक कोष में 1 है, तो इसका कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना 1, ठीक है, सोडियम बना के। इसी तरह ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8 होता है, तो ये हो जाएगा 2,8, ठीक है, 2,6, क्योंकि 8 होता है तो पहली प्रथम कोष में 2 और सेकंड कोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 8 हो गया यहाँ पे। तो इसको कैसे इस प्रकार डिनोट करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 हो गया। इसी तरह सोडियम, ठीक है, और सोडियम कराऊँ आप लोगों का क्या पूछा था, मैग्नीशियम के लिए Mg होगा ना, अच्छा सोडियम, अरे सॉरी ये तो सोडियम इसका प्रतीक है, इसका संरचना है। मैग्नीशियम तो यहाँ है, मैग्नीशियम का आपका Mg क्या होता है, 12 होता है, तो 2,8,2 होगा। तो मैग्नीशियम के लिए क्या लिखेंगे, Mg 2, क्योंकि यहाँ पे बारी इलेक्ट्रॉन संख्या कितने, बारीक कोष में 2, तो 2 बिंदु से डिनोट करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया ना, सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना था, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह ख का दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड का आपका निर्माण दर्शाइए। उसी तरह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका भी लिखना है, सोडियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका सोडियम, तो देखिए सोडियम, तो सोडियम का देखिए 2 सोडियम था इसमें, क्योंकि Na2O था, Na2O, तो देखिए Na, तो 2 Na है ना, तो Na, तो बारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 1, तो 1 इसका हो गया, और ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पे, तो अगर 1 इसको दे दे या 1 दे दे, तो 2, 2, 4, 6, तो 6 इसका, तो 6 और 2 8, और इसके पास 2 है, तो ये भी इसको 6 मिल जाएगा, तो इसका भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं Na+4 Na+4, क्योंकि 1 त्याग रहा है तो धनायन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन 2 ले रहा है, तो 2 संयोजकता इस तरह लिखेंगे, या तो आप लिख सकते हैं Na2O, क्लियर हो गया बिल्कुल। इसी तरह मैग्नीशियम को 2 बारी कोष में संयोजकता कितनी है इसकी, 2, और ऑक्सीजन की 6, तो 8 बनाने के लिए 2 इससे लेगा, तो देखिए 1 ले लिया इसे, ठीक है। तो इसे Mg+2 लिखिए, क्योंकि 2 देकर धनायन बन रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास 2, 2, 4 ऑलरेडी 6 था, 2 यहाँ से ले लिया तो 8 बन गया, बिल्कुल हो गया सिंपल। अब देखिए उसी का तीसरा कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, मतलब इन दोनों यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, Na2O में और MgO में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो लिखेंगे इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो देखिए उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि Na2O यौगिक में उपस्थित आयन जो है वो धन आयन है, Na+ तथा ऋण आयन O2-, O2 का मतलब कि O जो है ऑक्सीजन 2 ले रहा है, तो जो 2 लेता है वो माइनस होता है, जो 2 देता है वो प्लस होता है। तो ये देखिए आपको दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका प्लस हो गया, यह 2 लेके आपका ऋणायन बन रहा है, ठीक है। इसी तरह MgO में उपस्थित आयन जो है धन आयन, मतलब Mg दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये प्लस चार्ज होगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऋण आयन होगा, ठीक है। ये स्क्वायर का मतलब वो है कि 2 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, और इसलिए ले रहा है तो ऋणात्मक होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ना प्रश्न, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए ये तो ख था, अब ग देखने वाले प्रश्न ग। देखिए ग है ना, क्या प्रश्न पूरा दिख रहा है आप लोगों को, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग प्रश्न यह है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का जो रंग है क्यों बदल जाता है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 नंबर मिलने वाला है। लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, हाँ विस्थापित कर देता है, और क्या करता है कि आयरन सल्फेट बनाता है, विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिस कारण आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जो हल्के हरे रंग का है। इसलिए कॉपर सल्फेट की विलयन जो नीले रंग का रंग जो होता है बदल जाता है। देखिए यहाँ पे आपका आयरन है और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे रहा हूँ इसको, लोहे को, तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर को अलग कर देगा। तो देखिए कॉपर को अलग कर दिया और उसके साथ सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना दिया, जो कि हरे रंग का है, और यहाँ पे कॉपर जो है यहाँ पे अपना का नीले रंग का हो जाता है। तो इसलिए कॉपर के विलयन में जब लोहे को डुबोते हैं तो उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ से इस प्रश्न से 4 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। 4 नंबर यहाँ से आप लोगों को क्या होगा, बिल्कुल आसानी से आप लोगों को मिलने वाले हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
चलिए देखिए घ देख लेते हैं। ये भी आप लोगों को 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा ही इसका छोटा ही आंसर देंगे 4 नंबर मिल जाएगा। क्या है कि अगर आपके पास 2 बिलियन है ए और बी, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे ना आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे। आपके पास 2 बिलियन है ए और बी है, और बिलियन ए के जो पीएच का मान है वो 6 है, और बिलियन जो बी है उसका पीएच का मान 8 है। और किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, और इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है, ये आपको बताना है। तो देखिए कितना सिंपल है। आप लोगों के पास 2 बिलियन है ए और बी, और ए का पीएच मान 6 और बी का पीएच मान 8 है। बताना है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, और इनमें से कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए बिलियन ए में एच आयन की जो आयन की अधिकता है वो अधिक सांद्रण है। बिलियन ए में एच हाइड्रोजन आयन का अधिक सांद्रण है, अतः बिलियन ए जो है अम्लीय है तथा बिलियन बी जो है वो क्षारीय है। जिसका पीएच मान कम होगा उसमें आयन की सांद्रता अधिक होगी, और जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा उसमें आयन की सांद्रता कम होगी, और जो अधिक होगा वो तो अम्लीय होगा। क्योंकि भाई देखिए आपका अम्लीय हो गया ए, क्योंकि 7 से कम हो गया, और क्षारीय 8 है उससे अधिक है, तो क्या हो जाएगा बी जो विलियन है वो क्षारीय हो जाएगा। सिंपल है, कितना आसान है। क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए या तो अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि निम्न पदों की परिभाषा दीजिए कि खनिज क्या होता है, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देना है। ठीक है, तो सिंपल दे पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे खनिज कि खनिज क्या होता है। तो क्या लिखेंगे कि वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी में क्या होते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं खनिज कहते हैं। बच गया आपका अयस्क और गैंग। तो चलिए जान लेते हैं कि अयस्क और गैंग क्या होता है। सिंपल हेडिंग आपको डालना है अयस्क, और क्या लिखेंगे अयस्क में कि कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में होती हैं, जिन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं खनिज कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो जो भी खनिज होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार की धातुएं अगर अधिक मात्रा में पाई जाती हैं तो उन्हें हम आसानी से निकाल भी सकते हैं और कम खर्च में। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन खनिजों को पूरे खनिज को हम अयस्क कह सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं जितने भी खनिज उनको अयस्क कह सकते हैं, लेकिन पूरे अयस्क को हम खनिज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट आपका बचा है गैंग। गैंग किसे कहते हैं तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहा जाता है। जो भी आपके अयस्क पाए जाते हैं तो अयस्क में मिट्टी धूल के कण पाए जाते हैं। तो ठीक है, वही मिट्टी धूल के कण को हम गैंग कहते हैं। ठीक है, जब उसको हम शुद्ध रूप से प्राप्त करते हैं तो इसी गैंग को विस्थापित करके ही हम उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 पॉइंट दिया था, खनिज अयस्क गैंग किसे कहते हैं, तीनों हमने बता दिया। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको पूछता है 2-2 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मॉडल पेपर सिर्फ का सिर्फ केमिस्ट्री का मॉडल पेपर था, और केमिस्ट्री अगर यहाँ से आपने पूरा मॉडल पेपर तैयार किया है तो 10 या 15 नंबर यहाँ से फिक्स है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।